हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु सांगवान। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई शानदार और जानदार क्लास में, जिसमें हम डी ट्रिपल सी पीआरटी 11th ऑफ नवंबर 2019 शिफ्ट 3 के डिसिप्लिन 5 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। इससे पहले हम डिसिप्लिन 1 2 3 4 कवर कर चुके हैं और आज हम करने वाले हैं डिसिप्लिन 5 और देखने वाले हैं कितनी प्यार भरी और सुंदर बातें डी ट्रिपल एस बी ने हमारे साथ इस शिफ्ट के इस डिसिप्लिन में करी। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, डिसिप्लिन 5। देखो, इस क्वेश्चन पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। जो हमने पिछली क्लास में ये क्वेश्चन किया था, अगर आपको याद तो होगा, कल क्लास लेके आए हो तो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स कैन बी इग्नोर्ड, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी कहने की तकनीकों को अनदेखा किया जा सकता है, जिसमें हमने आंसर किया था मेकिंग चिल्ड्रन सिट ऑन फ्लोर वाइल रीडिंग द स्टोरी टू देम। अब ना इसमें पॉइंट इज कि जमीन पर बैठना, इधर वो बात नहीं करी गई, जमीन पे बैठना नेगेटिव पॉइंट है, बट इसमें जो उनकी सिटिंग अरेंजमेंट है वहां पे बात करी गई है। ठीक है, अगर यहां पे होता, क्या होता मैं आपको दिखाता हूं। देखो, यूज ऑफ स्टोरी टेलिंग टेक्निक क्या कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ दे आर फेमिलियर विद स्टोरी टेलिंग, बिगेन विद शॉर्ट सेशंस दैट नीदर डिमांड टू मच फ्रॉम अटेंशन फ्रॉम देम। बेसिकली क्या है, अगर आपको स्टार्ट करने हैं तो बेसिकली छोटे से क्रक्स के साथ या फिर छोटे से इंट्रो के साथ आप स्टार्ट करो। नॉर्मल सा पॉइंट है। मैं ये पॉइंट आपको समझाना चाह रहा हूं। इफ पॉसिबल हैव चिल्ड्रन सिट ऑन फ्लोर अराउंड यू व्हेन यू रीड द स्टोरी, ताकि उन सभी बच्चों को आप देख पाओ, आपके हाव भाव, आपकी इलस्ट्रेशंस, आपके हाथ हिलाने के तरीके, आपके मोटर एक्टिविटीज, आपकी माइमिंग, सब कुछ दिख पाए, आपके एक्सप्रेशंस दिख पाए, तो आप नीचे बिठा सकते हो, उनको आवाज भी सुन पाएगी। तो पॉइंट मैं आपको ये दर्शाना चाह रहा हूँ कि इधर ये नेगेटिव पॉइंट नहीं कि वो बिठाया है, पॉइंट इज कि आपने उसको अपने अराउंड नहीं बिठाया। बाकी तो सारे ठीक है, मैं आपको आगे बाकी बाकी बता देता हूँ। आपको स्लोली और क्लियरली पढ़ना है, ताकि जो बच्चे हैं वो आराम आराम से अपनी किताब का रेफरेंस लेके, अच्छा ये पिक्चर यहाँ पे है, मैम ये बोल रही है, तो रेफरेंस लेके समझ पाए। ठीक है जी, इसमें कुछ लिखने वाली बात नहीं, लिखने मत बैठ जाना, बहुत इजी पॉइंट्स है। अगला पॉइंट है मेक कमेंट अबाउट इलिस्ट्रेशंस एंड पॉइंट टू देम टू फोकस द पीपल्स अटेंशन। जैसे कि आप पढ़ा रहे हो, मूली चैप्टर पढ़ा रहे हो, अब बताओ भाई बेटा आपको पहले फोटो में क्या दिख रहा है। पहले फोटो में भाई नाना जी मूली निकाल रहे हैं, तो ठीक है, फिर आपने वो पहला जो स्टेंजा है या फिर पहला पैराग्राफ पढ़ दिया। मूली को देख के बच्चा रिलेट भी कर पाएगा, जो इलिस्ट्रेशन फोटो बनी है उससे आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है, एनकरेज योर पीपल्स टू टेक पार्ट इन स्टोरी टेलिंग बाय गिविंग द अपॉर्चुनिटीज टू रिपीट की वोकैबुलरी आइटम्स एंड फ्रेजेस। जो कोई इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी आए, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आए, आप अपने ऑडियंस को, बेसिकली बच्चों को कह सकते हो कि हाँ बेटा इसका मतलब बताओ, या फिर रिपीट करने बार बार रिपीट करवा सकते हो। ठीक है, यूज जेस्चर, माइम एंड फेशियल एक्सप्रेशंस टू हेल्प कन्वे द मीनिंग ऑफ फीलिंग एक्शंस। तो आप जेस्चर्स, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस और माइम मतलब बॉडी एक्शंस के थ्रू कुछ ना कुछ बच्चों को कन्वे कर सकते हो। वेरी द पेस, टोन एंड वॉल्यूम ऑफ योर वॉइस। तो आपको पता है स्टोरी टेलिंग में वो इंपॉर्टेंट है ही। पॉज वेयर अप्रोप्रिएट टू एड ड्रामेटिक इफेक्ट, कि एकदम से चलते चलते मैं रुक गया, है ना, फिर मैंने देखा, तो ऐसे आप कर सकते हो, थोड़ा पॉज वगैरह, पॉज एंड प्ले कर सकते हो। अपनी थोड़ी आवाज में भारीपन ऐड कर सकते हो या फिर थोड़ा सा हल्कापन ऐड कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन किस कैरेक्टर की आप आवाज निकालना चाह रहे हो, ताकि बच्चे आप उससे क्लियरली समझ पाए कि हाँ भाई ये अब इसकी आवाज है और ये इसकी आवाज है, समझ पा रहे हो। मेक साउंड इफेक्ट्स वेयर पॉसिबल, तो यहाँ पे मेक साउंड इफेक्ट्स वेयर पॉसिबल, जहां जहां जैसे कू 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 आ, वो समझ रहे हो, वो आवाज निकाल सकते हो। मेक आई कॉन्टेक्ट विद द चिल्ड्रन, आई कांटेक्ट, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपकी आंखें या फिर आपका जो नाक है या फिर जो आपका ध्यान है वो इस बुक में ही गड़ा रहे। मेक श्योर एज अ टीचर आप पहले से ही कंटेंट के साथ रेडी हो, ताकि आप बच्चों को कनेक्ट कर पाओ अपने साथ और उनसे आई कांटेक्ट भी बना पाओ। कमेंटेट ऑन दी स्टोरी वेयर अप्रोप्रिएट एंड रिलेटेड विद द चिल्ड्रन। कमेंटेट का मतलब कमेंट करना है आपको स्टोरी के बीच बीच में, जहां आपको अप्रोप्रिएट लगता है कि हाँ भाई इधर से कहीं ना कहीं बच्चे कंटेक्ट से मैं ऐड कर सकता हूँ वो चीजें। आस्क क्वेश्चंस टू इन्वॉल्व द चिल्ड्रन, कि अगर आप इसकी जगह होते तो क्या करते। एंड डू नॉट अफ्रेड टू रिपीट, मतलब कि अगर बच्चा ने बोल दिया मैडम समझ नहीं आई या फिर सर समझ नहीं आई कहानी, तो फिर से रिपीट कर दो। इससे क्या होगा, बच्चों को और लिसनिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अगर और लिसनिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो उनकी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट और अच्छी तरीके से होगी, बस इसका ये मतलब है। पॉइंट इज क्लियर। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ कंटेक्ट दिया था कि अगर आप इस चीज अगर कहीं नेगेटिव समझ लो तो उसके लिए मैं बता रहा था। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 181 पे। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, सिविक्स इज रिप्लेस्ड बाय विच लर्निंग एरिया ऑफ सोशल साइंस इन द करिकुलम एट अपर प्राइमरी स्टेज। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के अनुसार फ्रेमवर्क नागरिक को उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम को सीखने के क्षेत्र द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो सिविक्स का नाम रख के क्या हटा के क्या नाम रखा गया, तो सोसाइटी इन पॉलिटी, सोशल पॉलिटिक्स,
पॉलिटिकल साइंस, फोर्थ इज सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, समाज और राजनीति, सामाजिक राजनीति, राजनीतिक विज्ञान एंड सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आप में से काफी सारे बच्चों ने इसका उत्तर शायद गलत दिया हो, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है, बाकी एक बार आप उत्तर दो। और जब भी उत्तर दे रहे हो क्वेश्चन का तो मेक श्योर टू मेंशन द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 181, क्वेश्चन नंबर 182, ऐसे करके। पॉइंट इज क्लियर? चलो, और भाई अपना थोड़ा ध्यान रखना, साथ के ना अपने नंबर ही चढ़ाते चलना कि हाँ भाई ये पहला गलत दूसरा गलत, ऐसा नहीं कि बस बैठ के क्लास लेने और फिर बाद में देखेंगे जो है, समझ रहे हो? ठीक है, चलो मैं ना आपको दिखाता हूँ। आप में से काफी सारे बच्चों ने शायद इसका उत्तर सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ लगाया हो, काफी सारे बच्चों ने उत्तर। ठीक है, जो ऑफिशियल आंसर की है, जो ऑफिशियल आंसर की है और जो टेक्स्ट बुक है जिसमें ये पूछा हुआ कि एनसीएफ ने सिविक्स का नाम क्या रिप्लेस करके रखा, उधर सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ दिया हुआ है। ऑफिशियल आंसर की आपको दिखा देता हूं, ये ऑफिशियल आंसर की है, सिविक्स इज रिप्लेस्ड बाय विच लर्निंग एरिया ऑफ सोशल साइंस करिकुलम एट अपर प्राइमरी स्टेज। तो यहाँ पे भी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ दिया हुआ है, बट ये गलत दिया हुआ है, उत्तर ही गलत है, क्वेश्चन ठीक है उत्तर गलत है, ऑफिशियल आंसर की का भी टेक्स्ट बुक का भी। क्यों गलत है मैं आपको बताता हूं। पहले मैं आपको लेके चलता हूं 509 ब्लॉक 1 पेज नंबर 9। चलो जी, 509 ब्लॉक 1 पेज नंबर 9, ध्यान से देखना अब इस चीज को। एट अपर प्राइमरी स्टेज एंड और सेकेंडरी लेवल्स द टर्म सोशल साइंसेज एंड सोशल स्टडीज टू अ ग्रेट एक्सटेंट आर इंटरचेंजेबली यूज्ड। एनसीएफ ने सोशल स्टडीज टर्म का इस्तेमाल किया गया है अपर प्राइमरी स्टेज पर, ठीक है। एनसीएफ ने कौन सी टर्म का इस्तेमाल किया? सोशल स्टडीज का। और जो पोजीशन पेपर है नेशनल फोकस ग्रुप ऑन टीचिंग सोशल साइंसेज, उसने इस्तेमाल किया सोशल साइंस का। 2 पॉइंट तो यहाँ क्लियर हो गए। एनसीएफ ने सोशल स्टडीज एज अ वर्ड का इस्तेमाल किया है, देखो दोनों में डिफरेंस है, बट इन्होंने इस्तेमाल किया तो अब क्या कर सकते हैं, ये जो क्या डिफरेंस है क्या नहीं, आप जो किताब इसमें पढ़ लें, देखो ऊपर लिखा हुआ है ना, डिफरेंसेस बिटवीन सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज। बाकी कोर्स में ऑलरेडी करवा चुका हूँ, ठीक है। और जो नेशनल फोकस ग्रुप ऑन टीचिंग सोशल साइंस है, उन्होंने बोला कि सोशल साइंस का इस्तेमाल किया वर्ड का, ठीक है, ये पॉइंट तो आपको क्लियर कर दिया। अब आ जाओ पेज नंबर 49, इसी का पेज नंबर 49। लो जी, यहाँ पे एनसीएफ दिखा हुआ ना, एनसीएफ 2005 या एनसीएफ 2005 की बात हो रही है। इट इज सजेस्टेड दैट इंस्टेड ऑफ सिविक्स द टर्म पॉलिटिकल साइंस बी यूज्ड। Civics appeared in Indian school curriculum in the colonial period against the background of increasing disloyalty among Indian towards the Raj। बेसिकली इन्होंने बोला, एनसीएफ 2005 ने बोला इस सिविक्स वर्ड को हटा के हम पॉलिटिकल साइंस रख देंगे। क्यों? क्योंकि सिविक्स वर्ड से ना कुछ नेगेटिव भावना जुड़ गई है, किसकी? खासकर डिसलॉयल्टी की। हमने देखा कि जो हमारी पास्ट है या फिर जो भी है टुवर्ड्स राज, राज मतलब जो भी हमारा राज रहा है, तो उसमें डिसलॉयल्टी की काफी सारी कहानियां जुड़ गई हैं, तो सिविक्स वर्ड कहीं ना कहीं नेगेटिव बन गया है, ठीक है। तो उसी चीज में सिविक्स के अंदर हमारे क्या बोलते हैं, थोड़ी सी लॉयल्टी लाने के लिए, ऑबिडियंस लाने के लिए हमें सिविक्स का नाम चेंज करके पॉलिटिकल साइंस रखना पड़ा। पॉइंट इज क्लियर? समझ गए बात? ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये एनसीएफ का यहां उत्तर तो ये दे रखा है और आपने सोर्स ठीक बताया है कि अगर मैं आपको दिखाऊं, कौन सा दिखाया था मैंने आपको, पेज नंबर 49, कि हाँ सर 49 पे ठीक लिखा हुआ है कि सिविक्स का जो वर्ड है वो पॉलिटिकल साइंस से रिप्लेस किया गया, जो कि मैंने आपको यहाँ दिखा दिया, ठीक है। अब ना इसको कंफर्म करने के लिए मैंने जो एनसीएफ 2005 है उसका डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया। अब डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने पे अगर हम इस पे चलते हैं पेज नंबर 70 पर, ये एनसीएफ 2005 का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। तो अगर आप यहाँ देखो, ये एनसीएफ 2005 का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। इट इज सजेस्टेड दैट इंस्टेड ऑफ सिविक्स द टर्म पॉलिटिकल साइंस बी यूज्ड। इधर भी सेम लिखा हुआ है और वही सेम लाइन लिखी हुई है, सिविक्स अपीयर्ड इन द इंडियन करिकुलम इन द कॉलोनियल पीरियड अगेंस्ट बैकग्राउंड ऑफ इंक्रीजिंग डिसलॉयल्टी। तो उसको ठीक करने के लिए तो हमने इसको नाम चेंज कर दिया पॉलिटिकल साइंस। इस एनसीएफ 2005 की पूरी पीडीएफ में, इस एनसीएफ 2005 की पूरी पीडीएफ में कहीं पे भी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ जैसा कोई भी टर्मिनोलॉजी नहीं है। इस पॉइंट को हम करते हैं क्लियर। अच्छा, अब ना एक दिक्कत और है। दिक्कत ये है,
जो ये किताब है इनकी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, जो कि असल में किताब है सिविक्स की, जो भी किताब है, देखो मैं आपको दिखाऊं, ये ये जो किताब है क्लास 6 की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। अब ना इसमें जो स्टार्टिंग में प्रीफेस वगैरह होता है, जो बाकी चीजें इंट्रोडक्शन वगैरह होता है, अब इसमें ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है। तो मेंबर्स ऑफ द टीम दैट ड्रू अप, ये सब कुछ ये लिखी हुई है। सोशल एंड पॉलिटिकल, इन्होंने बोला कि भाई सिविक्स को चेंज करने की रिक्वायरमेंट थी, तो उसकी वजह से सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ इज द न्यू सब्जेक्ट दैट एमर्ज आउट ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो इसमें ही लिखा हुआ है कि भाई दिक्कत कर रहा था जो सिविक्स वर्ड था, उन्होंने कुछ प्रयास करे और फिर सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ले आए। बट देखो विद, और गूगल पे भी अगर आप लिखोगे ना कि सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ कहाँ से आया, तो वहां पे भी एनसीएफ ही दिखा रहा है। बट एनसीएफ 2005 के कहीं पे भी इस पूरे के पूरे इसमें पीडीएफ में सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का जिक्र नहीं है। प्लस आप बोलते हो सर, जो दूसरा नेशनल फोकस ग्रुप ऑन टीचिंग सोशल साइंस, उसके अंदर भी इस चीज का जिक्र नहीं है कि हम सिविक्स को टर्म यूज करेंगे क्या, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। ठीक है, उधर भी पॉलिटिकल साइंस ही लिखा हुआ है। दो चीजें क्लियर होगी। अब पॉइंट इज की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ आया कहां से। तो बेस्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूं, अगर कहीं पे आ जाए ये ना सीबीएसई, देखो इन द टेक्स्ट बुक ऑफ हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ एट अपर प्राइमरी लेवल ऑफ सीबीएसई करिकुलम पब्लिश्ड बाय एनसीईआरटी। तो बेस्ट मेरे हिसाब से अगर कोई पूछे ना आपसे कि किसने बोला सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, बेस्ट आंसर विल बी एनसीईआरटी। समझ गए, विद प्रॉपर प्रूफ्स मैंने आपको दिखा दिया है। गूगल से आप पूछोगे, गूगल बेस्ड ऑन डेटा उठाएगा वेबसाइट से, जो आजकल एआई सर्च आ रहा है ना, वो जिसमें आप सर्च करते हो, वो भी डेटा उठाता है साइट से ही। तो साइट्स में हर जगह एनसीएफ लिखा हुआ है, तो उसी हिसाब से वो उत्तर देगा। पॉइंट इज क्लियर, बट मैंने आपको विद प्रॉपर सोर्स दिखा दिया है। इसका सही उत्तर होना चाहिए पॉलिटिकल साइंस। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस। तो इसका उत्तर क्या, पॉलिटिकल साइंस। समझ गई इस बात को। ठीक है, आगे चलते हैं। Which of the following subjects can be included under pure social science category? निम्नलिखित में से कौन सा विषय शुद्ध सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। हमने देखा सोशल साइंस की तीन कैटेगरीज है, एक प्योर सोशल साइंस, एक सेमी सोशल साइंस, और एक सोशल साइंस विद बायोलॉजिकल इंप्लीकेशंस। ठीक है, देखते हैं भाई कौन कौन सी है, कैसे कैसे है। इसमें बोला हुआ है कौन सी इनमें से, कौन सा इनमें से प्योर सोशल साइंस के अंडर आएगा। ठीक है, मैं आपको दिखा भी दूंगा और याद भी करवा दूंगा। 509 ब्लॉक 1 पेज नंबर 17, ये ऊपर ही आ जाएगा, ये आ रहा है। देखो भाई तीन ब्रांचेस हैं मेनली, प्योर सोशल साइंस, सेमी सोशल साइंस और साइंस विद सोशल इंप्लीकेशन। सॉरी मैंने बायोलॉजिकल इंप्लीकेशन बोल दिया, सोशल इंप्लीकेशन। ठीक है, अब देखो ये इतने सारे हैं, इतने सारे कैसे याद करें। आप सिर्फ और सिर्फ सेमी सोशल साइंस और साइंसेज विद सोशल इंप्लीकेशन याद करो, बाकी आपको अपने आप याद हो जाएंगे। अपने आप क्या मतलब, इनमें से नहीं तो बाकी प्योर सोशल साइंस में आ जाएंगे। ठीक है, सेमी सोशल साइंस के अंदर क्या आते हैं, एथिक्स, हम कैसे बिहेव करते हैं, एजुकेशन आती है, फिलोसफी, साइकोलॉजी, आर्ट, ये आती है किसके अंदर, सेमी सोशल साइंस के अंदर। साइंसेज विद सोशल इंप्लीकेशन, बेसिकली साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट इसके अंदर आएंगे, जिसमें सोशल इंप्लीकेशन छुपी हो गई, सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव छुपा हो। ज्योग्राफी, बायोलॉजी, मेडिसिन, लिंग्विस्टिक्स एंड लाइब्रेरी साइंसेस। समझ गए। तो सेमी सोशल साइंस के अंदर एथिक्स, एजुकेशन, फिलोसफी, साइकोलॉजी, आर्ट, और सोशल साइंसेज विद सोशल इंप्लीकेशंस के अंदर ज्योग्राफी, बायोलॉजी, मेडिसिन, लिंग्विस्टिक्स और लाइब्रेरी साइंसेस। बाकी जो भी बचा वो प्योर सोशल साइंस के अंदर आ जाएगा। इसको बस ऐसे याद कर लो, इतने सारे आपको याद होंगे भी नहीं। अगर देखो देखना चाहें तो देखते हैं, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, जूरिस्प्रूडेशन प्रूडेंस है, लॉ है, सोशोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशल वर्क है, ह्यूमन राइट्स है, और एंथ्रोपोलॉजी है। पॉइंट इज क्लियर। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। एथिक्स कौन सी है, सेमी सोशल साइंस। साइकोलॉजी, सेमी सोशल साइंस। फिलोसफी, सेमी सोशल साइंस। कौन सी बची, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। होगी याद, साथ के याद भी करवा दिया। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल इज नोन एज डैश ऑफ अ सर्कल। वृत्त के किसी भी दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त के रूप में माना जाता है। बेसिकली ये एक सर्कल है, और ये अगर 2 पॉइंट मिलती है तो इन्हें क्या कहते हैं, ये डायमीटर नहीं है भाई। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, जो कि बीच में सेंटर पॉइंट से होकर गुजरती है। आर्क नहीं होती। आर्क बेसिकली अगर ये मैंने ए मान लिया, ये बी मान लिया,
तो ये एक आर्क है, ये ए से बी तक ये आर्क बनेगी, ये भी आर्क नहीं है। एंगल ये होता नहीं तो ये कॉर्ड है। क्या है? कॉर्ड, या फिर हम बोलते हैं तार। बाकी अगर आपको उसको दिखाना हो तो 504 ब्लॉक 2 पेज नंबर 61 में आपको दिखा देता हूँ। 504 ब्लॉक 2 पेज नंबर 61, 61, लो जी 61 पे आ जाओ। तो ये रहा डेफिनेशन ऑफ अ सर्कल। सर्कल कलेक्शंस ऑफ पॉइंट्स है और कुछ नहीं है ना। और यहीं पे लिखा हुआ है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एट एनी टू पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड अ कॉर्ड। अ कॉर्ड दैट कंटेन सेंटर इज नोन एज डायमीटर, या फिर हम बोल सकते हैं सबसे लंबी कॉर्ड सर्कल की डायमीटर होती है। समझ गए? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भाई इस चीज की, बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द यूटिलिटी या फिर यूटिलिटीज ऑफ टाइमलाइंस एज अ लर्निंग रिसोर्स इन सोशल साइंसेज डेवलप। बेसिकली निम्नलिखित में से क्या सामाजिक विज्ञान के सीखने के संसाधन के रूप में समय रेखाओं की उपयोगिता या फिर उपयोगिताएं हैं? डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ टाइम। टाइमलाइंस बेसिकली बताऊंगा समझाऊंगा, बाकी आप एक बार उत्तर दो। समय की भावना का विकास, यूज्ड फॉर रिव्यू पर्पसेस एंड री इन्फोर्सिंग लर्निंग। समीक्षा उद्देश्यों और सुदृढ़ीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। फाइंडिंग आउट रिलेशनशिप बिटवीन टू पीरियड्स ऑफ टाइम, दो समय के बीच का पता लगाना। फोकसिंग द अटेंशन ऑफ एंटायर क्लास ऑन अ विजुअल डिवाइस, एक दृश्य डिवाइस पर पूरी कक्षा का ध्यान एकत्रित करना। ठीक है, ये टाइमलाइंस होती क्या है? देखो एक तुक्के वाली अलग बात है, बाकी बहुत आसान क्वेश्चन है। टाइमलाइंस के बारे में सारी पॉजिटिव चीज दिख रही है। होप्स तो आप सभी ने इसका उत्तर ठीक किया। ठीक है, उत्तर इसका 1, 2 एंड 3 एंड 4 सबने कर दिया। टाइमलाइंस होती क्या है, कैसे काम कर देगी, और वो देखते हैं। लेके चलता हूं मैं आपको 509 ब्लॉक 2 पेज नंबर 63। पहले पहले पेज नंबर 63 पे लेके चलूंगा, उसके बाद लेके चलूंगा और आगे। कौन सा खुल गया ये? रुको, शायद 509 ब्लॉक 3 होगा पक्का, ये वाला है 63। हम्म, बेसिकली ये सारे के सारे लर्निंग रिसोर्सेज है किसके अंदर? सोशल साइंसेस के अंदर। रियलिया, डायरोमा, मैप्स, ग्लोब्स, मॉडल्स, ग्राफ, चार्ट्स, कार्टून्स, टाइमलाइंस, बुक्स, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स, म्यूजियम, मूवीज, इंटरनेट, स्कूल एंड कम्युनिटी एज अ लर्निंग रिसोर्स। तो ये सारे लर्निंग रिसोर्सेज है। इसमें आप देख रहे हो 8.3.5 जो कि टाइमलाइंस है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। पेज नंबर 75 में आपको लेके चलता हूँ टाइमलाइंस होती क्या है, कैसे काम करती है। देखो टाइमलाइन जो मैंने बना रखी है ना ऊपर, ये क्लास में जब भी पढ़ाई तब बनाई थी। तो टाइमलाइन बेसिकली है, जब आप बच्चों को दिखाओगे, पहली बात ये बच्चे के अंदर डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ टाइम देगी कि हाँ भाई 2021 से पहले कैसे कोरोना आया, फिर कोरोना से पहले हम क्या किया है, फिर कब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, तो वो देगी। रिलेशनशिप फाइंड आउट करने में मदद करेगी दो पीरियड्स ऑफ टाइम के बीच में, बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि एक विजुअल एड है तो ये पूरी की पूरी क्लास का टेंशन अपनी तरफ खींच लेगी, बिल्कुल ठीक बात है। यूज फॉर रिव्यू पर्पसेस एंड रीइंफोर्सिंग लर्निंग, बेसिकली एज अ विजुअल एड इस्तेमाल किया गया है। तो ये किसका क्या मतलब, जो लर्निंग को रीइंफोर्स तो करेगी, रीइंफोर्समेंट कैसे कैसे होगा ही, बच्चा इसकी तरफ देखेगा, है ना, बच्चे को देख के अच्छा लगेगा जो भी चीज है। तो बस इसकी 4 पॉइंट थे, और बाकी सबने आपने उत्तर दे दिया, वो चारों पॉइंट हमने से पूछे हुए थे, ये चारों पॉइंट बता दिए। ठीक है। Which of the following methods is used by a teacher in search approach for teaching science of teaching learning process? Basically ये थोड़ा सर्च अप्रोच नहीं है, ये डिस्कवरी अप्रोच है। डिस्कवरी अप्रोच में कौन कौन से मेथड्स आते हैं? तो हमने पिछली जो शिफ्ट की थी 11 मार्च शिफ्ट, 11 नवंबर शिफ्ट 3, उसमें ऑलरेडी कवर कर लिया था। 11 नवंबर शिफ्ट 3 ही शिफ्ट 2, जिसमें मैंने आपको बता दिया था डिस्कवरी के 3 टाइप होते हैं, ओपन डिस्कवरी, गाइडेड डिस्कवरी और डिडक्टिव डिस्कवरी मेथड, जिसमें से 2 ऊपर वाले इंडक्टिव मेथड होते हैं और ये डिडक्टिव मेथड होता है। ठीक है, तो इसके 1, 2, 3 तीनों के तीनों है। बाकी अगर इस क्वेश्चन का रेफरेंस दिखाना हो 510 ब्लॉक 1 पेज नंबर 82, 510 ब्लॉक 1 पेज नंबर 82 में आपको लेके चलता हूँ। डिस्कवरी अप्रोच ये मैंने यही बताया था, ये आप ग्रीन से मार्क देख लो। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेथड्स दैट आर इंक्लूडेड इन डिस्कवरी अप्रोच। तो ओपन डिस्कवरी है, गाइडेड डिस्कवरी है और डिडक्टिव डिस्कवरी अप्रोच है। जो ओपन डिस्कवरी है वो साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं, और जो गाइडेड डिस्कवरी है वो टीचर्स इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाते टाइम। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भाई।
Which of the following statement is are correct? Like terms are those terms which are not having the same algebraic factors. Unlike terms are those terms which are having the same algebraic factors. तो ये आपको भी दिख रहा है कैसे लिखा हुआ है, उल्टा सीधा लिखा हुआ है, उल्टी उल्टी डेफिनेशंस दी हुई है. लाइक टर्म्स आर दोज टर्म्स विच आर हैविंग द सेम algebraic factors, और अनलाइक टर्म्स जिनके algebraic factors अलग अलग होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये देखो 2x और 3x ये लाइक टर्म्स हैं, तो ये जुड़ सकते हैं और जुड़ के 5x दे देंगे हमें. पर ये 2x और 3y ये अनलाइक टर्म्स हैं, ये जुड़ के हमें कोई उत्तर नहीं देंगे फिलहाल, मतलब ऐसा अभी ये ऐसी इसी फॉर्म में पढ़े देंगे. 2x और 3y ये अनलाइक टर्म्स है. तो दो उल्टे दी में पूछा हुआ कौन सा सही है, कोई भी सही नहीं है, दोनों ही गलत है. नीदर वन नॉट टू आर करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली बेस्ड ऑन पिक्चर्स. पिक्चर्स पे कौन सा बेस्ड होता है? निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर चित्रों पर आधारित होता है? लिसन एंड ट्रांसफर इंफॉर्मेशन, लिसन एंड क्लासीफाई, लिसन एंड प्रिडिक्ट, लिसन एंड गेस. ये चार पूछे हैं, वहीं से उठाया गया क्वेश्चन. बट मैंने बताया क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत आसान है, बेस्ड ऑन आपकी अंडरस्टैंडिंग आप कर पाओगे. पिक्चर्स आपको दिखाई गई हैं या फिर एक्टिविटी आप देख रहे हो, लिसनिंग एक्टिविटीज है सारी, और उसके रिगार्डिंग में आपसे पूछा हुआ है. लिसन एंड ट्रांसफर इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया था, ये ग्रुप वर्क में काम आता है. अब बच गया लिसन एंड क्लासीफाई, लिसन एंड प्रिडिक्ट, लिसन एंड गेस. लिसन एंड क्लासीफाई में क्या हो सकता है? आपके सामने पिक्चर्स होंगी, टीचर बोलेगा इनमें से सारी गाड़ियां निकाल दो, तो आप क्या कर दोगे? गाड़ी सुन लिया आपने, कार्स, तो आप कार्स को क्लासीफाई कर दोगे. या फिर टीचर ने एन नंबर ऑफ आइटम्स के नाम दिए, कार, ट्रांसपोर्ट, व्हीकल, एनिमल, वेजिटेबल, एप्पल, और उसके अकॉर्डिंगली आप क्लासीफाई या फिर आप छटनी करते हुए जा रहे हो कि हाँ भाई कार ट्रैफिक सॉरी ट्रांसपोर्ट के नीचे आएगी, व्हीकल भी ट्रांसपोर्ट के नीचे आएगा, एप्पल फ्रूट्स के नीचे आएगा. वैसे लिसन एंड प्रिडिक्ट, लिसन एंड प्रिडिक्ट का इस्तेमाल होता है जब आप कोई कहानी सुन रहे होते हो कि अच्छा बेटा अब बताओ क्या होने वाला है. और लिसन एंड गेस का मतलब ये है, लिसन एंड गेस कब होता है? जब आपको किसी चीज के बारे में पहले से पूर्व ज्ञान हो. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला एक ऐसा आदमी था जो धोती कुर्ते में धोती में रहता था, और डंडी लाठी उसे या फिर डंडी मान लो उसके हाथ में रहती थी, चश्मा पहनता था, और बहुत ही मतलब तगड़ा किस्म का इंसान था जिसने हमारे देश के लिए आजादी के लिए लड़ाई लड़ी. काफियों में से एक था, सिर्फ वो नहीं था, काफियों में से एक था. तो आप कहीं ना कहीं समझ पाओगे हाँ कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी की बात हो रही है. समझ पा रहे हो? तो गैस कब काम आता है? जब हम किसी के बारे में पहले से पता हो. प्रिडिक्शन कब काम आता है? जब हम किसी के बारे में पहले से ना पता हो. तो प्रिडिक्शन इज यूज्ड इन स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए, और गेसिंग किसी पर्सन के बारे में जानने के लिए, या फिर जो आपको पहले से पता हो बस आपको गेस करना है. समझ पा रहे हो? ठीक है भाई, तो इसका लिसन एंड क्लासीफाई बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 38, सॉरी पेज नंबर 38. ये एक्टिविटीज थी लिसन एंड रिपीट, लिसन एंड डिस्क्रिमिनेट, लिसन एंड परफॉर्म इंस्ट्रक्शंस या फिर एक्शंस, लिसन एंड लेबल, लिसन एंड गेस. दिस लिसनिंग इज ऑफन बेस्ड ऑन डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग whose identity the children have to guess. लिसन एंड प्रिडिक्ट कब काम आएगी? स्टोरी टेलिंग में, स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए. लिसन एंड ट्रांसफर इंफॉर्मेशन कब काम आएगी? जब आप पेयर्स या फिर ग्रुप्स में काम कर रहे हो. लिसन एंड क्लासीफाई, दिस activity is usually based on pictures. The children listen carefully to a series of description and sort pictures into different sets. Point is clear? ठीक है. Listen and sequence, this activity is usually based on pictures or written phrases that the children sequence while they are listen to narrative. तो बेसिकली इसमें सीक्वेंस करना है पिक्चर्स के साथ और रिटन फ्रेजेस के साथ आप कर सकते हो. लिसन एंड मैच में क्या करना है आपको? इन्वॉल्व्स मैचिंग पिक्चर्स टू स्पोकन वर्ड्स. पिक्चर से करना है बट वो स्पोकन वर्ड से आपको मैच करना है. पॉइंट इज क्लियर? कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 1500 एट अ रेट ऑफ 15% पर एनम ऑफ 2 इयर्स. बेसिकली अगर आपको समझ पा रहे हो बेसिकली क्या बात की हुई है, 2 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 15% की दर से 1500 की राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा. तो अगर आप इस बात को समझते हो कि साधारण ब्याज या फिर सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, हर साल सेम मिलता है, तो अगर इस साल 15% मिला है तो अगले साल भी 15% मिलेगा, उसमें ऐसे कोई चेंज नहीं आएगा. तो 15-15-30, 2 साल में 30% मिला होगा. 1500 का 30% ब्याज मिला है तो 1500 का आप 30% निकाल दो. 1500 का 10% 150 होता है अगर आपको पता हो, तो 30% कितना हो जाएगा? 450. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एलिमेंट्स ऑफ अ मैप, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानचित्र के तत्व हैं? तो शायद इसमें से आप कुछ गलती कर दो। एरिया ऑफ मैप, स्केल ऑफ मैप, टाइटल ऑफ द मैप, डायरेक्शन इंडिकेटर। नक्शे का क्षेत्र, नक्शे का पैमाना, मानचित्र का शीर्षक, सूचक की दिशा। लो भाई 509 ब्लॉक 3 पेज नंबर 51। ध्यान से देखना, एलिमेंट्स ऑफ अ मैप, जो आप मैप लेते हो, पॉलिटिकल मैप होगा या फिर फिजिकल मैप होगा, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा आप ले रहे हो, उसमें सब में होता है। हर मैप में या फिर हर एटलस की किताब में आपको चीजें मिल जाएंगी। पहला होता है टाइटल ऑफ द मैप, कि जो मैप है वो किसके बारे में, कोई थीमेटिक मैप है, रिवर्स के बारे में है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में है। डायरेक्शन इंडिकेटर, ये हर मैप में मिलेगा आपको कोने में नीचे, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ठीक है। स्केल ऑफ अ मैप, स्केल ऑफ अ मैप मतलब कि इसका 1 सेंटीमीटर असल लाइफ में कितना है। अगर आपने ढंग से मैप देखा हो तो ऑलवेज नीचे लिखा होता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर स्क्वायर या फिर किलोमीटर, जो भी है, ठीक है। कलर्स एंड सिंबल्स, कलर्स एंड सिंबल्स बेसिकली लेजेंड्स, कि इस मैप में ये जो डब्बा है ये क्या दिखा रहा है। शायद डब्बा इसमें दिखा रहा हो कितने टाउन्स हैं, और जो ट्राइंगल्स दिखा रहा है कि भाई कितने शहर हैं। समझ पा रहे हो? तो वो तो बेसिकली कलर्स एंड सिंबल्स दिए होते हैं कि रेड लाइन इसमें क्या दिखा रही है, येलो लाइन क्या दिखा रही है, वो सब चीजें, इन्हें हम कहते हैं लेजेंड्स। क्या कहते हैं? लेजेंड्स, ठीक है जी। जैसे आप मैप देख पा रहे हो, इधर इसका कहीं ना कहीं वो दिया हुआ है, स्केल दिया हुआ है, ठीक है। और बाकी लेजेंड्स आपके नीचे दिए हुए हैं कि कौन से सिंबल का क्या मतलब है। तो ये 4 एलिमेंट होते हैं इसमें ना। एरिया ऑफ मैप कहीं भी इंक्लूड नहीं है, एरिया ऑफ मैप कहीं भी इंक्लूड नहीं है। यही 4 क्या होते हैं इसके एलिमेंट्स, ठीक है। पॉइंट इज क्लियर। मैप स्किल्स ये आने वाले पेपर में बहुत काम आएंगी, पीवाईक्यूज में, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो एरिया ऑफ मैप नहीं है, स्केल ऑफ मैप है, टाइटल है, डायरेक्शन इंडिकेटर है, प्लस लेजेंड्स या फिर हम बोले सिंबल्स और कलर्स, ठीक है। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड, थर्ड एंड पॉइंट इज क्लियर। ये जो आपका ये है टेक्स्ट बुक, इसमें भी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ दिया हुआ है। पॉइंट इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। Which of the following are the benefits of for students with SEN? निम्नलिखित में कौन से SEN वाले छात्रों के समावेशन के लाभ हैं? Which of the following are the benefits of inclusion for students with SEN? तो SEN जब स्टूडेंट्स इंक्लूड होंगे तो उनके लिए क्या बेनिफिट्स होंगे? भाई उन्हें सोशल इंटरेक्शन की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बिल्कुल ठीक बात है। प्रोजेक्टिंग एंड मिमिकिंग एक्सेप्टेबल बिहेवियर, ठीक है भाई, वो देख पाएंगे अपने समाज के आसपास या फिर अपने क्लास के आसपास देख पाएंगे कि हाँ भाई ये एक एक्सेप्टेड बिहेवियर है, तो उसको वो मिमिक कर पाएंगे। हाई स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ SEN स्टूडेंट्स, बिल्कुल ठीक बात है। SEN छात्रों के विकास के लिए, प्रदर्शन के लिए उच्च मानक, क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल बच्चों में बैठ के पढ़ेंगे, तो SEN स्टूडेंट्स के लिए बाय डिफॉल्ट टीचर भी हाई स्टैंडर्ड सेट करेगी। अब उस हाई का मतलब ये नहीं कि अनअचीवेबल, हाई का मतलब ये कि अगर वो नॉर्म या बिल्कुल स्पेशल स्कूल्स में जाता शायद उसका लेवल उतना हाई सेट ना कर पाते, बट अभी नॉर्मल स्कूल्स में आ रहा है, मेन स्ट्रीम स्कूल्स में आ रहा है, तो वहां पे टीचर उसका लेवल हाई सेट करते हैं। तो पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, और तीसरा भी ठीक है। अच्छा बोलोगे सर ये क्वेश्चन उठाया कहाँ से? ये नेशनल फोकस ग्रुप ऑन डिसेबिलिटी वाला जो मैंने आपको दिखाया ना PDF, उसमें से क्वेश्चन उठाया हुआ है। मैं अगर आपको दिखा दूं, लो जी देख लो, लिखा हुआ है बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूजन फॉर स्टूडेंट्स विद SEN की। SEN बच्चों के लिए क्या बेनिफिट्स हैं? तो पहला बेनिफिट्स ये है कि वो नॉर्मल बच्चों के आसपास अपना टाइम बिताते हैं, जिसकी वजह से उनकी सोशल इंटरेक्शन की अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है, ठीक है। चिल्ड्रंस विद SEN हैव अप्रोप्रिएट मॉडल्स ऑफ बिहेवियर, मतलब देख सकते हैं आपने आसपास कि हाँ भाई ये सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर है, उसी की तरह वो बिहेव कर सकते हैं। टीचर ऑफन डेवलप हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस फॉर स्टूडेंट्स विद SEN, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बोथ जनरल एंड स्पेशल एजुकेटर्स इन इंक्लूसिव सेटिंग एक्सपेक्ट अप्रोप्रिएट कंडक्ट फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या हुआ, अब इसमें आप ऐसे अलग नहीं हो, अगर आप SEN के बच्चे हो, स्पेशल एजुकेशन नीड्स के बच्चे हो, तो आपको भी अप्रोप्रिएट कंडक्ट या फिर अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्लास में बिहेव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप SEN हो तो आप अलग ही कुछ तोड़फोड़ मचा के घूम रहे हो, समझ रहे हो? Students with SEN are taught age-appropriate functional components of academic content, which may never be the part of curriculum in segregated settings। या फिर अलग से अगर आप स्पेशल स्कूल्स में जाओगे तो शायद वहां आपको कभी साइंस या फिर सोशल साइंस पढ़ाई ना जाए, तो यहाँ पे मेन स्ट्रीम स्कूल्स में आपको पढ़ाई जाएगी।
Attending inclusive schools increase the probability that students with SCN will continue to participate in variety of integrated setting थ्रू आउट देयर लाइफ की मतलब कि वो घबराएंगे नहीं अगर वो स्टार्टिंग से ही मेन स्ट्रीम स्कूल में जा रही हैं तो वो आपको नॉर्मल बच्चा फील करें कि हाँ भाई मैं भी इन्हीं का पार्ट हूँ तो आगे आने वाली जितनी भी लाइफ अपॉर्चुनिटीज है वो उससे घबराएंगे नहीं कि हाँ भाई अब शादी में जाऊंगा अब मेरे पे तो पैर नहीं चल के जाऊंगा वो सब चीजें समझ गए तो यहाँ से क्वेश्चन उठाया गया था बाकी इसको सोर्स की कोई रिक्वायरमेंट थी नहीं मैंने आपको दिखा दी 1 2 एंड 3 और क्योंकि ये ना ऑफिशियल आंसर की में हिंदी में आया था ना तो उन्होंने इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया है तो ये प्रोजेक्टिंग एंड मिमिकिंग असल में क्या है असल में ये है ऑब्जर्व एंड इमिटेट द सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर समझ गए कोई दिक्कत नहीं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन कॉज ऑफ फियर्स ऑफ मैथमेटिक्स निम्नलिखित में से कौन सा गणित के प्रति भय के सामान्य कारण है प्रायर नेगेटिव एक्सपीरियंसेस अबाउट मैथमेटिक्स ठीक है गणित के बारे में पूर्व नकारात्मक अनुभव प्रेशर टू टेक एग्जाम एट स्टिपुलेटेड टाइम निर्धारित समय में परीक्षा देने का दबाव फियर ऑफ फीलिंग फुलिश और शोइंग यूर सेल्फ टू अदर्स दूसरों के समक्ष अपने आप को मूर्ख महसूस करने या दिखने का डर तो बताओ भाई पहला दूसरा तीसरा पहला या तीसरा या फिर तीनों के तीनों या फिर ओनली तीसरा ठीक है सबने कर दिया होगा बेसिकली ठीक है ये तीन तो है ही मैं आपको और दिखाने वाला हूँ कि और क्या क्या फियर्स हो सकते हैं प्लस अगर इनमें से कोई पॉइंट ना समझ आए तो वो समझा दूंगा क्वेश्चन नंबर 191 504 ब्लॉक 1 पेज नंबर 22 504 ब्लॉक 1 पेज नंबर 22 पे हम चलते हैं 504 ब्लॉक 1 पेज नंबर 22 पे हम आ गए हैं सॉरी ब्लॉक 2 पे आ गया मैं पेज नंबर 22 लो जी प्रायर नेगेटिव एक्सपीरियंस विद मैथमेटिक्स पहला अनफेवरेबल स्कूल क्लाइमेट या तो टीचर भाई बहुत स्ट्रिक्ट होंगे बहुत मारते पीटते होंगे ये हो सकता है लैक ऑफ एनकरेजमेंट फ्रॉम पेरेंट्स और टीचर्स भाई कोई सपोर्ट ना मिला हो या फिर घर वाले खुद ही मैथ में रद्दी हूँ और इतना मतलब सपोर्ट ना कि चल भाई छोड़ना क्या ही करेगा पढ़ के वो सब चीजें लैक ऑफ पॉजिटिव रोल मॉडल्स अगर आपको आसपास क्योंकि भाई ना यार रोल मॉडल्स की रिक्वायरमेंट होती है अगर आपको आसपास दिख रहे हैं कि आपके आसपास सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मैथ नहीं आता तो आपके पास क्या ही कर लोगे मतलब ऐसा आप तो लैक ऑफ पॉजिटिव रोल मॉडल्स एथिक और जेंडर स्टीरियोटाइप्स होते हैं जो हम मानते हैं कि भाई गर्ल्स मैथ्स अच्छा नहीं कर सकती उसके बारे में बात करी गई है मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स बीइंग यूज्ड एज अ पनिशमेंट इन स्कूल कि अगर तू काम करके नहीं लाया तो तेरे को 50 मैथ के सवाल दे दूंगी तो उसको एज अ टूल इस्तेमाल करना ठीक है अब ना ये कुछ सब पॉइंट्स थे किसके अंदर रुको एक बार ये मतलब कॉमन पॉइंट थे मोस्ट कॉमन पॉइंट ये भी है द प्रेशर ऑफ टेकिंग टाइम टेस्ट का मतलब क्या कि इस मैथ के पेपर को 2 घंटे में पूरा करना है 3 घंटे में पूरा करना है अब क्योंकि वो ऑलरेडी ही उसके नेगेटिव एक्सपीरियंस रह चुके हैं उसको वैसी मैथ नहीं आती और आप ऊपर से कह रहे हो कि भाई 3 घंटे में खत्म करना है वो कैसे करेगा फियर ऑफ लुकिंग और फीलिंग स्टूपिड की अगर मेरे मैथ में कम नंबर आए फिर मैथ का जवाब नहीं दे पाया तो मैं दूसरे सामने मूर्ख लगूंगा और लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस मेन बात ही इस चीज की है मेन बात ही इस चीज की है भाई देखो मैथ का ना फोबिया कुछ नहीं होता वो हम अपने आप को ना एज एन डिफेंस मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं मैंने देखे काफी सारे स्टूडेंट जो अभी भी तैयारी कर रहे हैं वो कहते हैं सर हमें तो मैथ का फोबिया हमें मैथ नहीं आता भाई मेन बात इज अभी तक आपने ढंग से मैथ पढ़ी ही नहीं है मैथ की प्रैक्टिस नहीं करी है तो लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस ये भी चीज है पॉइंट इज क्लियर तो ठीक है भाई उसके तीन उत्तर आ जाएंगे 1 2 एंड 3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इंक्लूसिव एंड इंटीग्रेटेड एजुकेशन आर सेम बिल्कुल सेम नहीं है क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन में जो बच्चा है वो नॉर्मल क्लास में ही बैठ के पढ़ता है उसे मेन देखो पॉइंट दोनों में सेम है इंक्लूसिव में और इंटीग्रेटेड एजुकेशन में बच्चा कहाँ आएगा मेन स्ट्रीम स्कूल में ही आएगा और नॉर्मल क्लास में ही बैठेगा बट फॉर एग्जाम्पल मैथ का पीरियड स्टार्ट हुआ तो इंक्लूसिव सेटिंग में बच्चा उसी क्लास में बैठा रहेगा बट इंटीग्रेटेड क्लास एजुकेशन में वो बच्चा उठ के अपने रिसोर्स रूम जाएगा जो भी अप्रोप्रिएट रिसोर्स रूम होगा मैथ्स के लिए रिसोर्स रूम के बारे में ना आगे आने वाले पीवाईक्यूज में काफी सारे पॉइंट्स आएंगे कि इंटीग्रेशन में कौन कौन से रिसोर्स रूम्स हैं फिर क्या एलिमेंट्स है वो हम आगे आने वाले पीवाईक्यूज में डिस्कस करेंगे इन इंडिया चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स टेंड टू बी परसीव्ड एज चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज बिल्कुल ठीक बात है कि स्पेशल नीड्स के बच्चे हम मानते हैं कि भाई सारे डिसेबल्ड बच्चे हैं विकलांग बच्चे हैं बिल्कुल ठीक है तो पहला तो गलत है और दूसरा ठीक है तो ओनली टू इज द राइट उत्तर पॉइंट इज क्लियर कोई दिक्कत नहीं किसी को इसमें भी आप देख पा रहे हो इसमें नहीं कहाँ गया टेक्स्ट बुक
इसमें भी आप देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 12 ओनली 2 इज द राइट उत्तर। पॉइंट इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं, इस पे चलते हैं। What role is are played by a teacher in the evaluation of planned curriculum? प्लैंड करिकुलम एक शिक्षक द्वारा नियोजित पाठ्यक्रम के मूल्यांकन में क्या भूमिका निभाई जाती है? टीचर शुड रिपोर्ट द रिजल्ट्स ऑफ फॉर्मल असेसमेंट एज रिक्वायर्ड। बिल्कुल ठीक बात है, शिक्षक को आवश्यक रूप से औपचारिक मूल्यांकन के परिणामों को रिपोर्ट करना चाहिए। रिपोर्ट तो करेगा ही, अब टेस्ट लिया है तो रिपोर्ट करेगा। रिपोर्ट किसको करेगा? पेरेंट्स को या फिर बच्चे के स्टेक होल्डर्स को। ठीक है। टीचर शुड शेयर द रिजल्ट्स ऑफ असेसमेंट एंड प्रोग्रेस ग्रेड्स विद स्टूडेंट्स। बिल्कुल बात है, जितना भी उसके नंबर आए हैं, जितनी उसकी प्रोग्रेस है, बच्चों से तो शेयर करनी पड़ेगी, वो तो बनती है। तो पहला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है। बाकी अगर सर कहाँ लिखा हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 है 510 ब्लॉक 2 पेज नंबर 38। एक बार दिखाई देता हूँ फिर ना, अब हर चीज दिखा ही रहा हूँ तो बस 502 ब्लॉक 2, ये तो हिंदी वाला है, ब्लॉक 2 पेज नंबर 32। 510 ब्लॉक 2 पेज नंबर 37। Role of a teacher: mark and record the results of all assessment and evaluation to accurately assess the students। बेसिकली आपको जो असेसमेंट है, इवेल्यूशन, उसकी एक्यूरेट रिपोर्टिंग करनी है, और जो रिपोर्ट ऑफ फॉर्मल एग्जाम असेसमेंट है वो आपको देनी है, सिंपल सी बात है। और जो भी रिजल्ट्स हैं वो आपको स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना है, और प्लस उस रिपोर्ट को या फिर जो भी उसके नंबर हैं उसको आपको रिकॉर्ड भी करना है, एनालाइज भी करना है, और उस डेटा के हिसाब से अपना अप्रोप्रिएट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे आने वाले समय हम क्या कर सकते हैं। समझ रहे हो? बस सिंपल सी बात ये चीज दी हुई थी, आप सभी ने उत्तर दे दिया होगा। विच सिस्टम हैज बीन एक्सेप्टेड एज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट with 7 base units of length, mass, time, temperature, electric current, luminous intensity and amount of substance? किस प्रणाली में 7 इकाइयों के साथ माप के अंतरराष्ट्रीय मानकों के रूप में स्वीकार किया गया है? मैट्रिक सिस्टम या फिर इंपीरियल और ब्रिटिश सिस्टम? तो देखो, इसमें क्वेश्चन बहुत आसान है, बट बेस्ड ऑन आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, शायद आप इसमें थोड़ा सा हेर फेर कर सकते हो। ठीक है, 2 सिस्टम थे, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। पीवाईक्यू जो हमने 2 क्लास ली हैं उनमें से किसी एक क्लास में बात कर चुके हैं। मैट्रिक सिस्टम क्या होता है, ब्रिटिश सिस्टम क्या होता है। अब ना इनमें से एक सिस्टम को हमने एज एन एसआई यूनिट चुना हुआ है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिट्स चुना हुआ है, एसआई यूनिट, जिसे हम कहते हैं मैट्रिक सिस्टम। कौन सा सिस्टम? मैट्रिक सिस्टम। तो इसका क्या है? ओनली 1। बाकी अगर आपको दिखाना हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। 504 ब्लॉक 2 पेज नंबर 117। 504 ब्लॉक 2 पेज नंबर 117। ठीक है, 2 सिस्टम होते हैं, मैट्रिक और इंपीरियल। अब इन दोनों में ही बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स होती है। इन दोनों में ही बेस यूनिट्स भी होती हैं और डिराइव्ड यूनिट्स भी होती हैं। तो जो ये बात करी गई है ना यहाँ पे, जो ये बात करी गई यहाँ पे कि 7 बेस यूनिट्स, तो वो इंपीरियल या फिर ब्रिटिश सिस्टम में भी होती हैं, बट यहाँ बात करी गई है किसको हमने एज एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट एज एन एक्सेप्ट किया है, उसकी बात करी गई है। तो उसकी बात ये देख लो, metric system is internationally accepted, is known as इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और एसआई यूनिट्स। एसआई की जो फ्रेंच में वर्जन या फिर जो फुल फॉर्म है वो है सिस्टम में इंटरनेशनल डी यूनिट्स। तो आप अगर इसको लिख लेना, ये आपके काम आ जाएगी। तो एसआई इंक्लूड्स 2 क्लासेस ऑफ यूनिट्स विच आर डिफाइंड एंड एग्रीड इंटरनेशनली। तो 2 हैं, एक तो बेस यूनिट्स हैं और एक डिराइव्ड यूनिट्स हैं। पॉइंट इज क्लियर? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बेस यूनिट्स है कि जो बिल्कुल मूल है, मतलब कि वो किसी से बनी नहीं है, वो एज एन एग्जिस्ट करती हैं। और डिराइव्ड यूनिट्स जो उन बेस यूनिट्स का इस्तेमाल करके जो हम चीजें निकालेंगे, दैट आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। पॉइंट इज क्लियर? ठीक है, तो उसका मैट्रिक सिस्टम आ जाएगा ओनली एक। अब पॉइंट इज, इसमें अगर मैं देखूं क्वेश्चन नंबर 14, सिर्फ 15% बच्चों ने उत्तर दिया, क्योंकि मेरे ख्याल से काफी होगा ध्यान सिर्फ बोथ 1 और 2 पे लगाने पे था। ठीक है, तो इसका ओनली 1 इज द राइट उत्तर। आगे चले। Which of the following are the characteristics of the process of science? निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं? Knowledge of science is based on observation of sample of substances that are accessible for public scrutiny। बिल्कुल ठीक बात है भाई। जो आज के हमारे पास विज्ञान का विज्ञान है, वो ऐसा नहीं है कि साइंटिस्ट ने एक बंद कमरे में बना दिया हो जो वेरीफाइबल नहीं है। तो ये लिखा हुआ है पब्लिक स्क्रूटिनी से
ओपन है, मतलब कि आप भी चेक कर सकते हो। अगर आप किसी ने बोला है कि E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, तो आप वो चेक भी कर सकते हो। साइंस एडवांसेस इन डिफरेंट पार्ट्स इवन इफ इट्स पर्पस इज टू ऑब्टेन अ सिस्टमैटिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर। कि जो साइंस है, जो विज्ञान है, वो विभिन्न भागों में आगे बढ़ता है, भले ही उसका उद्देश्य प्रकृति की विभिन्न पहलुओं की एक व्यवस्थित और व्यापक समझ प्राप्त करने को। बिल्कुल ठीक बात है भाई, इसमें भी कोई नेगेटिव पॉइंट तो नहीं है। तो बोथ 1 और 2 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बाकी यार बताना मुझे लिखा हुआ कहाँ, 510 ब्लॉक 1 पेज नंबर 22। मैं आपको दिखा देता हूँ, 510 ब्लॉक 1 पेज नंबर 22 पे देख लो, है ना। प्रोसेस ऑफ साइंस, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोसेस ऑफ साइंस। साइंस बेसिकली proceeds on assumptions based on centuries of experience that universe is not capricious। तो बेसिकली एक अजम्पशन पे काम करता है कि जो यूनिवर्स है वो कैप्रिशियस नहीं है। कैप्रिशियस आपके एक तो इंग्लिश में काम आ जाएगा, जो वर्ड है इसका मतलब होता है अनप्रिडिक्टेबल या फिर चेंजेबल। कि जो यूनिवर्स है वो चेंजेबल नहीं है, एक बेसिक अजम्पशन हम मान के चलते हैं। साइंस की जो नॉलेज है वो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होती है और एक्सेसिबल टू पब्लिक इन्वेस्टिगेशन इन कॉन्ट्रास्ट टू प्योरली प्राइवेट इंस्पेक्शन। की जो भी इसकी नॉलेज है, जो भी ऑब्जर्वेशन है, वो कोई भी चेक कर सकता है और ओपनली अवेलेबल है। कोई दिक्कत नहीं है। साइंस पीसमिल मैनर में चलता है। ऐसा नहीं है कि वो एकदम से ही चीजें ढूंढ लेगा, कभी कुछ पकड़ में आएगा, कभी कुछ, और फिर धीरे धीरे में सारी चीजें पकड़ में आती हैं। तो पीसमिल मैनर में चलता है। जो साइंस है वो एक फिनिश्ड एंटरप्राइज नहीं है। इसमें रोज की रोज नई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हमें रोज की रोज कुछ ना कुछ नई साइंटिफिक डिस्कवरी देखने को मिल रही है। मेजरमेंट एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है मॉडर्न साइंस की। इसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो रॉकेट की स्पीड का पता लगाना है, रॉकेट की कितनी स्पीड होगी कि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को पार करके स्पेस में पहुंच जाए, वो किससे निकली है? मेजरमेंट से, मैथमेटिक्स से। वो बात यहाँ पे करी गई है। पॉइंट इज क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ गए। जो ये सेकंड लाइन थी ऑफिशियल आंसर की, में हिंदी में दिया हुआ था ये, जिसकी वजह से जो कन्वर्जन थोड़ी सी गलत होगी। असल पेपर में आपको ये लाइन देखने को मिली थी, ये वाली लाइन, साइंस प्रोसीड से ना पीसमेल मैनर, मतलब कि छोटे छोटे टाइम पे कुछ नई डिस्कवरीज होती हैं और फिर बड़ी बन जाती हैं। बेसिकली बात ये बोली गई है। और एक ये ऊपर वाली डेफिनेशन दी हुई थी। पॉइंट इज क्लियर? कोई दिक्कत? In which of the following is the pattern seeking test method different from unbiased test taking method? ये अनबायस्ड नहीं है, ये फेयर टेस्टिंग है। तो इसमें बोला हुआ है इन 3 पॉइंट में से बताओ कैसे जो पैटर्न सीकिंग टेस्ट मेथड है वो डिफरेंट है फेयर टेस्टिंग से। निम्नलिखित में से किस तरीके में पैटर्न सीकिंग जांच विधि निष्पक्ष परीक्षण जांच विधि से भिन्न है? पहला, पैटर्न सीकिंग कैन नॉट इजीली मैनिपुलेट और कंट्रोल वेरिएबल्स बिकॉज दे आर वर्किंग विद नेचुरल सिस्टम्स। पहला पॉइंट, आगे देखते हैं। The increased importance of selecting an appropriate sample size should be noted by the students in view of natural variations within pattern seeking main method। पैटर्न सीकिंग के नमूनों के भीतर प्राकृतिक विभिन्नता के ध्यान में रखते हुए एक उपयुक्त नमूना आकार का चयन करने के बढ़े हुए महत्व को विद्यार्थियों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अब देखो, हमने टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन करी थी जो पीछे पीवाईक्यू सीरीज है, जो भी हमने 2 पीवाईक्यूज कर लिए, उसी में ना मैं आपको लेके चलता हूँ 510 ब्लॉक 1 पेज नंबर 106। 510 ब्लॉक 1 पेज नंबर 106। देखो, ये मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सी होती है। फेयर टेस्टिंग होती है, क्लासिफाइंग आइडेंटिफाइंग होती है, पैटर्न सीकिंग, एक्सप्लोरिंग, इन्वेस्टिगेशन मॉडल, मेकिंग थिंग्स और डेवलपिंग थिंग्स। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी क्लास में कवर किया हुआ है पैटर्न सीकिंग। तो उसमें जिसमें बताया था कि पैटर्न सीकिंग और फेयर टेस्टिंग में बेसिकली 3 डिफरेंसेस हैं। ठीक है, पहले पैटर्न सीकिंग होता क्या है? These investigation involve in observing recording natural phenomena। बेसिकली पैटर्न सीकिंग में हम नेचुरल फिनोमिना को ऑब्जर्व करते, रिकॉर्ड करते हैं और उसी के हिसाब से पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं और कुछ ना कुछ अपना निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, अब इधर अगली लाइन ये लिखी हुई है कि जो फेयर टेस्टिंग है और जो पैटर्न सीकिंग है उन दोनों में डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस ये है, दे आर डीलिंग विद नेचुरल सिस्टम्स, पीपल्स कैन नॉट मैनिपुलेट और कंट्रोल वेरिएबल्स इजीली। हमने बात करी थी पिछली पीवाईक्यू क्लास में कि जो फेयर टेस्टिंग है
वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ढूंढने में लगे रहते हैं ताकि हम उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को उसके साथ खेल सके और उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे जो बाकी चीजें इन्फ्लुएंस हो रही हैं वो चेंज होती रहे। अब इसमें क्या है, क्योंकि हम पैटर्न सीकिंग में नेचुरल सिस्टम्स के साथ काम कर रहे होते हैं, तो हमें यहाँ पे कंट्रोल वेरिएबल का पता लगाना या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये बात लिखी हुई है। पीपल्स इनिशिएट द इन्वेस्टिगेशन डिफरेंटली, दे नोटिस एन इफेक्ट और द डिपेंडेंट वेरिएबल फर्स्ट। यहां पे हम या तो कोई इफेक्ट को नोटिस करेंगे या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल को नोटिस करेंगे। ऊपर वाले में क्या था, कौन सा वो जो ऊपर फेयर टेस्टिंग है उसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को पहले नोटिस कर रहे थे। थर्ड, they have to take into account the increased importance of selecting a suitable sample size। जब भी हम कोई चीज को ऑब्जर्व बेस्ड ऑन उसकी सिर्फ ऑब्जर्वेशन कोई निष्कर्ष निकाल रहे होते हैं तो हमें उसके काफी नंबर ऑफ सैंपल साइजेस की रिक्वायरमेंट होती है, तभी हम ना कोई अपना कंक्लूजन दे पाते हैं। तो वही लिखा हुआ है, they have to take into account the increased importance of selecting a suitable sample size in order to account for natural variations within the samples। पॉइंट इज क्लियर। तो यही एक पॉइंट तो ये दिया हुआ है और दूसरा पॉइंट ये दिया हुआ है, तो इन तीन में से दो पॉइंट तो दिए हुए हैं, तो बस ये पहला पॉइंट भी दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट भी दिया हुआ है। कोई दिक्कत किसी को? इसमें वो टेक्स्ट बुक में देख लो आप, क्वेश्चन नंबर 15 था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 था, तो 16 क्वेश्चन नंबर आपको दिख ही रहा होगा, ये सब कुछ सेम दिया हुआ है, तो बोथ 1 and 2 इज द राइट उत्तर। पॉइंट इज क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं, इसका बोथ 1 and 2 है। मीनिंग ऑफ स्टैग्नेशन इन एजुकेशन इज, देखो ऑफिशियल पेपर में क्वेश्चन नहीं आया, जो आया मैं आपको दिखा दूंगा। स्टैग्नेशन का मतलब क्या है, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य क्या है? टेकिंग नॉट एडमिशन इन स्कूल बाय द चाइल्ड, बालक का विद्यालय में प्रवेश ना लेना, बालक का विद्यालय ना जाना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। तो जब बच्चा 1 वर्ष से ज्यादा अधिक एक ही क्लास में रुक जाता है, फेल होता रहता है, तो वो होता है स्टैग्नेशन। पॉइंट इज क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अब मैं आपको जो ओरिजिनल क्वेश्चन आया था वो आपको दिखाया था, क्वेश्चन नंबर 17, ये था ऑफिशियल क्वेश्चन। व्हाट विल बी द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग x क्यूब प्लस 4x प्लस 2x प्लस 2 बाय x प्लस 2? हिंदी में एक बार देख लो भाई, ये रहा हिंदी। x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को x प्लस 2 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? ठीक है, अब रुकना एक बार, अब इस बात को समझो आप, एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 2x ये आपका कॉन्स्टेंट है ना, और इससे आपको डिवाइड करना है। अब ना उसमें ना ये करने मत बैठ जाना आप, कहाँ गया, इसमें ना आप ये करने मत बैठ जाना, पहले इसको यहाँ लिखोगे, फिर यहाँ x प्लस 2 लिखोगे, फिर इस पूरे को x स्क्वायर से करोगे, समझ रहे हो? वो जो हम बेसिक कर रहे थे ना, वो जो बच्चों के टाइम पे करते थे, वो करने मत बैठ जाना। एक बात समझो, एक बात समझो, अगर मैंने बोल दिया जो x प्लस 2 है, जो x प्लस 2 है वो इस इक्वेशन को, कौन सी इक्वेशन को, वो इस इक्वेशन को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। मैंने मान लिया कि अगर x प्लस 2 है वो इस इक्वेशन को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो x की वैल्यू पुट करने पर यहां 0 उत्तर आना चाहिए। अगर देखो पूरा डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 ही तो आएगा, समझ पा रहे हो? अगर x प्लस 2 इस इक्वेशन को पूरा डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, तो मतलब कि सॉल्यूशन उसका क्या हो सकता है? अगर x प्लस 2 इसको 0 बना रहा है तो x प्लस 2 को 0 रख दूं, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से -2। अगर x प्लस 2 इस इक्वेशन को रिमाइंडर 0 बना रहा है तो मतलब x प्लस 2 इज द सॉल्यूशन, और x प्लस 2 सॉल्यूशन है, तो अगर मैं x प्लस 2 को 0 से इक्वेट कर दूंगा तो x की वैल्यू -2। अब मुझे कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन में बस -2 पुट करना है और जो भी उत्तर आएगा वो मेरा रिमाइंडर होगा। ठीक है, ये मैं आपको पता नहीं ओवर एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूं, आप सभी ने कर भी दिया होगा इतने में तो उत्तर ये। ठीक है, चलो भाई देखते हैं, एक्स क्यूब है तो -8 आ जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद अगर आप देखो ध्यान से तो है 4x स्क्वायर और 2x, 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर x कितना है -2, x स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा अंदर, प्लस में 2x मतलब कि -4, और प्लस में क्या है आखिरी में 2, प्लस में क्या है 2, तो -8, 16 ये बन जाएगा और -4 ये बन जाएगा, तो 16 ये -8 ये -4 ये, -8 और -4 कितना हो गया -12,
प्लस में 16 और प्लस में 2, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये कितना रहेगा, 4 यहां से आएगा, 4 प्लस 2 कितना बच गया, 6। ठीक है, तो उत्तर कितना देगा, 6। पॉइंट इज क्लियर? किसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी? ये भी मैं आपको पीवाईक्यू क्लास में करवा चुका हूँ। ओरल ट्रेडिशंस, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, विटनेस अकाउंट्स एंड लिटरेरी सोर्सेज, मौखिक परंपराएं, पूर्ता तात्विक स्रोत, साक्षी खाते, साहित्यिक स्रोत। मैं आपको लेके चलता हूँ 509 ब्लॉक 2 पेज नंबर 14। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, 3 सोर्सेज हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, लिटरेरी सोर्सेज हैं और ओरल ट्रेडिशंस है, 3 है। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ओरल ट्रेडिशंस है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है और लिटरेरी सोर्सेज है, विटनेस अकाउंट नहीं है। समझ गए? ये पे आप देख पा ले हो, देख पा ले हो, नहीं देख रहे हो। एक बार इंग्लिश में इसको कर देते हैं जी, तो विटनेस अकाउंट्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व, ऑप्शंस वही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व इन प्री एक्टिव स्टेज ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस? निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां शैक्षणिक विश्लेषण के पूर्व सक्रिय चरण में शामिल है? ये पेडागोजिकल एनालिसिस क्या होता है? जो पिछली क्लास में हमने वो किया था ना, पिछली क्लास से देखो, मेरा जब भी बोलो पिछली क्लास मतलब जो अभी तक क्लासेस हो चुकी हैं उनसे मतलब ये नहीं कि जस्ट पिछली क्लास में। पिछली क्लास में हमने, अगर आपको याद हो, जो रुडियार्ड क्लिपिंग साहब ने 5H1W दिया था, वही कहीं ना कहीं पेडागोजिकल एनालिसिस है कि हमें किसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, वो सब चीजें उसमें आती है पेडागोजिकल एनालिसिस में। तो वही पूछा है इनमें से प्री एक्टिव स्टेज में कौन कौन सी चीजें आएंगी? स्टेटिंग लर्निंग आउटकम्स, असर्टनिंग एंट्री कॉम्पिटेंस, प्रवेश क्षमता का पता लगाना, आइडेंटिफाइंग टाइप्स ऑफ लर्निंग। प्री एक्टिव स्टेज में जब हम पेडागोजिकल एनालिसिस को तैयार कर रहे हैं। ठीक है, चलो जी, मैं आपको लेके चलता हूँ सोर्स पे, 510 ब्लॉक 2 पेज नंबर 20, 510 ब्लॉक 2 पेज नंबर 20। देखो, ये पेडागोजिकल एनालिसिस हमने बताया था, ये 5W1H, यही कहीं ना कहीं पेडागोजिकल एनालिसिस है। जो 5W है, होम टू टीच किसे पढ़ाना है, वेन टू टीच कब पढ़ाना है, व्हाट टू टीच क्या पढ़ाना है, व्हाई टू टीच क्यों पढ़ाना है, हाउ टू टीच मतलब कैसे पढ़ाना है, और हाउ टू एसेस। ठीक है, तो ये वाई, वेन, वेयर, व्हाट, हु, ये 5W1H। अब देख लो बन रहा है कि नहीं बन रहा है यहाँ, क्योंकि 2 बार हाउ आ गया, पर बात समझ गया आप क्या है पेडागोजिकल एनालिसिस। अब समझना ध्यान से, पेडागोजिकल एनालिसिस बेसिकली 3 स्टेज है, प्री एक्टिव है, इंटरएक्टिव है और इवेल्यूटिव स्टेज है। प्री एक्टिव में क्या है, असर्टेनिंग एंट्री कॉम्पिटेंस की, जिस बच्चों को आप पढ़ा रहे हो एक बार उनका पता लगा लो भाई अभी फिलहाल किस लेवल पे है, लर्निंग आउटकम को डिसाइड कर लो। एनालाइजिंग कंटेंट एंड सब ऑर्डिनेट कंसेप्ट की, आप किस क्या पढ़ाने वाले हो, उसके नीचे सब टॉपिक्स क्या हैं क्या पढ़ाने वाले हो। आइडेंटिफाइंग टाइप्स ऑफ लर्निंग, किस टाइप की लर्निंग आप करवाने वाले हो। इंटरेक्टिव स्टेज में डिसाइडिंग मेथड अप्रोचेस ऑफ स्टिमुलस प्रेजेंटेशन, आप क्या क्या या फिर किस किस मेथड से या फिर किस अप्रोच से पढ़ाओगे, या फिर कौन कौन सा स्टिमुलस इन टर्म्स ऑफ विजुअल या फिर ऑडियो एड्स क्या दोगे। डिसाइडिंग ऑन एक्सपेक्टेड लर्निंग रिस्पॉन्सेज, या फिर एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स को डिसाइड करना कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बच्चा क्या कर पाएगा। लास्ट इज गिविंग फीडबैक। इवैल्यूएटिव स्टेज डिटरमाइनिंग द टूल्स टू चेक फॉर अचीवमेंट ऑफ इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स, की जो आपने लर्निंग आउटकम्स जो सेट किए थे उनको चेक करने के लिए आप टूल्स डिसाइड करोगे, भाई ओरल टेस्ट लूंगा, ट्रू एंड फॉल्स टेस्ट लूंगा, वो बेसिकली। ठीक है, बात इज क्लियर? लर्निंग आउटकम्स ये ले, कहाँ चला गया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, फिर हमारी चीज खत्म हो जाएगी। In scientific teaching, younger children, due to their limited experiences, come up with very impossible explanation. In which of the following ways a teacher can assist learner to understand this? वैज्ञानिक शिक्षण में छोटे
बच्चों को उनके सीमित अनुभव के कारण कई असंभव स्पष्टीकरण या फिर कई टेढ़े मेढ़े सवाल, तो चलो ठीक है सवाल तो पूछिए, बट एक्सप्लेनेशन वो काफी बार बहुत टेढ़ी मेढ़ी देते हैं। तो टीचर कैसे असिस्ट कर सकता है बच्चे को? टीचर कैन असिस्ट द लर्नर इन फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये क्या लिख रखा है, रुको पहले हिंदी में देखो। शिक्षक स्पष्टीकरण को आगे बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों की सहायता कर सकता है। अगला, शिक्षक एक स्थिति से निपटने हेतु शिक्षार्थियों की सोच अवधारणा का उपयोग कर सकते हैं ताकि दूसरी स्थिति की व्यवस्था तदा अनुसार की जा सके। टीचर कैन यूटिलाइज द थिंकिंग कंसेप्ट ऑफ द चाइल्ड इन डीलिंग द करंट सिचुएशन सो दैट प्रिपरेशन ऑफ अदर सिचुएशन कैन बी डन अकॉर्डिंगली। एक बार इसको मैं फिर से ना इंग्लिश में दिखा देता हूँ आपको इधर, ताकि आपको पता लग जाए। टीचर कैन असिस्ट learners to put forward an explanation that is verifiable। ठीक है, टीचर बेसिकली बच्चों बताऊंगा, चलो आपको अभी उत्तर देना है। टीचर कैन असिस्ट लर्नर्स टू यूज कंसेप्ट और आइडियाज एक्वायर्ड इन वन सिचुएशन टू एक्सप्लेन अनदर सिचुएशन। ये सही लैंग्वेज लिखी हुई है, थोड़ी सी वहां पे ना जो मैंने आपको दिखाया वहां पे इंग्लिश की लैंग्वेज थोड़ी सी गंदी लिखी हुई है, मतलब अजीब सी लिखी हुई है, तो ये ठीक मानना है इसको आप। ठीक है, आपने पढ़ लिया, लेके चलता हूँ सीधे सोर्स पे, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा वहीं पे। 510 ब्लॉक एक पेज नंबर 56, 510 ब्लॉक एक पेज नंबर 56, वहीं पे समझाऊंगा आपको साथ के साथ। Younger children, due to their limited experience, come up with many impossible explanation। तो फैसिलिटेटर या फिर टीचर अभी कैसे लर्नर को असिस्ट कर सकता है, क्योंकि उसके पास इम्पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस आ रही हैं, तो टीचर कैसे असिस्ट करेगा? मेक एन एफर्ट टू यूज सम आइडिया और कंसेप्ट फॉर एक्सप्लेनिंग द ऑब्जर्वेशन और रिलेशनशिप। कोई भी उन्होंने जबरदस्ती एक्सप्लेनेशन दे दी, तो आप क्या कर सकते हो, जो उसकी आइडिया कहीं ना कहीं उसका छोटा मोटा आइडिया को मैच कर सकते हो, इंटरलेट कर सकते हो, या फिर उसका रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, यूज कंसेप्ट और आइडियाज एक्वायर्ड इन वन सिचुएशन टू एक्सप्लेन अदर सिचुएशन। जो बच्चे ने पहला पूर्व ज्ञान ले लिया है, तो उसी का इस्तेमाल करते हुए आप ट्राई करो नई एक्सप्लेनेशन को देने का, ताकि उनके पास जबरदस्ती दिमाग में कुछ टेढ़ी मेढ़ी चीजें ना आए। पुट फॉरवर्ड मेनी एक्सप्लेनेशन दैट आर पॉसिबल विद रिस्पेक्ट टू वन सिचुएशन। बेसिकली डाइवर्जेंट थिंकिंग की तरफ ध्यान लगाओ, एक सिचुएशन के आपको काफी सारे एक्सप्लेनेशन बच्चों के सामने रखने हैं। पुट फॉरवर्ड एन एक्सप्लेनेशन दैट इज वेरीफाइबल। ऐसी एक्सप्लेनेशन रखो जो कि वेरीफाइबल हो, जो आप करके दिखा भी पाओ, बेटा हाँ देखो आग जलने से हमारा हाथ जल जाता है, सिंपल सी बात। वो सजेस्ट टेस्टेबल एक्सप्लेनेशंस की, जो एक्सप्लेनेशन वही दो जो कि टेस्टेबल हो, बस सिंपल सी बात ये। यहाँ से क्वेश्चन उठाया गया था, तो ये मैंने आपको करवा दिया है, तो इसका पहला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है, तो पहला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हमारा आज ऑफिशियली कौन सा 11th ऑफ मार्च 2019 शिफ्ट 3 कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ेंगे 13th ऑफ नवंबर शिफ्ट 1 से, और देखेंगे कितनी प्यार भरी बातें हमारे साथ डी ट्रिपल ने करी। ये हमने 5 क्लास में कंप्लीट किया। होप्स तो क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे हर क्लास के आप बताते रहिएगा क्लास कैसी लग रही है, आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही, कुछ नया सीखने को मिल रहा है कि नहीं। मेन पॉइंट इज नया सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, और जो आप चाह रहे थे टू द लेवल ऑफ डी ट्रिपल बीपीआरटी वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि मुझे पता है ऐसा एनालिसिस कोई नहीं करवा सकता और ना करवा रहा है। ठीक है, आपसे मिलते अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को।